हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने पिछली क्लास में आपका ग्राफ्स का पोर्शन इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको फंक्शन की रेंज निकालने का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसकी फीलिंग आएगी। ठीक, बाकी तो रेंज निकालने के जो जो तरीके हैं वो धीरे धीरे आप रट लेंगे, कर लेंगे, सब तरीके रट लीजिए, आप रेंज निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको फील करना है, मींस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड in depth the concept behind the range, calculation of range and its procedures, आपको ग्राफ्स को समझना ही पड़ेगा। मींस ग्राफ हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि फंक्शन की रीच कहां तक है, दोनों में, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। आप उसको देख के ही सीधा प्रेडिक्ट कर लेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है क्या नहीं है, अगर आपने फंक्शन का ग्राफ बना लिया। अब सोचने वाली बात दिमाग में यह आ रही होगी कि क्या हम हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हो सकता है आपको संतुष्ट ना करे। ऐसा है कि ग्राफ, कुछ सर्टेन फंक्शन है जिनके ग्राफ स्टैंडर्ड हैं, आपको बता दिए जाएंगे, आप उनको रट लेंगे। ठीक, लेकिन एक तरीका ऐसा आप आगे चल के पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जिसमें हम ग्राफ्स का फंक्शंस के ग्राफ्स को बनाते हैं। उसमें हम मोस्टली जितने भी ग्राफ्स हैं उनको आप प्लॉट कर सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाता है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है। तो जब बस बेसिकली आप देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या पता करना है कि फंक्शन कहां से कहां तक के लिए डिफाइंड है, मतलब उसकी डोमेन क्या है, फिर फंक्शन कहां से कहां तक की वैल्यूज अटेन कर रहा है, ये पता है। उसके बाद हम ये पता करेंगे कि फंक्शन एंड पॉइंट्स पे कहां पे है, द डोमेन की स्टार्टिंग में, डोमेन की एंडिंग में। मतलब आपको ये पता चल गया अगर कि ठीक है, फंक्शन हमारा इस से इस एक्स के लिए डिफाइंड था, मतलब हमें ग्राफ इसी पोर्शन में बनाना है, डोमेन। फिर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, रेंज इतनी है फंक्शन की, ठीक, तो ग्राफ यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, इसके बाहर नहीं जाना है। फिर हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे मान लीजिए वैल्यू ये है, एंड पॉइंट पे हमें वैल्यूज मिल गई, एंड पॉइंट पे वैल्यूज मिल गई, तो हम कहेंगे कि ओके, यहां से स्टार्ट होगा, यहां खत्म होगा। बीच में अगर हमने ये पता कर लिया कि फंक्शन कहां पे मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, तो इतना पता चलने के बाद हम ग्राफ का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो आप डेरिवेटिव से निकाल लेते हैं, इजिली आ जाता है वो। तो उसके बाद हम कहेंगे ठीक है, इनको फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, आप हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वो 12th क्लास के एंड होते होते आपको मोस्टली बहुत सारे ग्राफ्स का, फंक्शंस का ग्राफ बनाना आ जाएगा। ठीक, चलिए, हमने पिछली क्लास में जो किया था उसको एक क्विक रिकैप मार लेते हैं। हमने आपसे ये कहा था कि अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी कैसी रहती है? इनइक्वालिटी रिटेन हो जाती है, मेंटेन रहती है। मतलब जो इनइक्वालिटी इस x में होल्ड करती है, वही इनइक्वालिटी y में भी होल्ड करती है। अगर आपका फंक्शन, ठीक है, मतलब हमने ये कहा था कि इफ x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, तो जो फंक्शन है आपका, डबल इंप्लीकेशन, आप दोनों तरफ से कह सकते हैं कि f ऑफ x1 की वैल्यू लेस देन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x3 हो जाएगा। ठीक, अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक, ये आपका किसके लिए है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ था। अब अगर आपका फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है, मींस वो एट सम पॉइंट, ठीक, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट तो ऐसा पिछली क्लास में, सम पॉइंट कांस्टेंट भी हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, x इंक्रीज करता रहेगा, इनइक्वालिटी अभी भी रिटेन रहेगी, लेकिन एक इक्वालिटी लगानी पड़ेगी कि हो सकता है x के चेंज की वजह से y में कोई चेंज न हो रहा हो। ठीक, ये दो केसेस हमने इंक्रीजिंग के पढ़े थे और दो केसेस हमने डिक्रीजिंग के पढ़े थे। कि अगर आपका फंक्शन ऐसा है, हमने कहा था कि अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, तो इस केस में क्या होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है।
इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो हम कहते हैं कि अगर इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है तो क्या होगा, यहां लेस देन है तो किसका साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अगर यही फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होने, डिक्रीजिंग ना होने के बजाय डिक्रीजिंग हो गया केवल, तो हम कहेंगे कि इस पोर्शन में ये हो सकता है ग्राफ आपका डिक्रीज ना किया हो, तो यहां हम एक इक्वालिटी भी लगा देते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके फंक्शंस उठाएंगे, उनके ग्राफ्स को देखेंगे। मोस्ट देखिए, इसमें से कुछ ग्राफ्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो परेशान मत होइए, रिवाइज कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला फंक्शन आपका होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन से हमारा मतलब है अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, या फिर ऐसे नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अ फंक्शन ऑन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय f of x is equal to x is called an आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, हम लोग हर ग्राफ में उसकी डोमेन लिखेंगे, उसकी रेंज लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर डोमेन लिखेंगे, फिर रेंज लिखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि x अगर इंक्रीज करता है तो हम उस फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद इनइक्वालिटी के कैसे बिहेवियर को क्या बिहेव करेगी इनइक्वालिटी। ठीक है, ठीक है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये देखना है कि x अगर वेरी करता है तो इनइक्वालिटी किस तरीके से वेरी करेगी। चलिए, f of x is equal to x फंक्शन कौन सा है, f of x is equal to x, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y is equal to x। y आपका fx ही होता है, ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या लिख दिया। अब ग्राफ इसका आप सबको पता होगा, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट आप पढ़ ही चुके हैं 11th में। तो इसमें हम कहते हैं कि इट्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमारी जो लाइन होती है ये होती है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, अब ये बताइए ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। डोमेन देखते हैं, इस ग्राफ का अगर हम ऊपर से लाइट डालें तो कितने पोर्शन में शैडो इंटरसेक्ट करेगी, तो आप x को वेरी करना, इसमें भी शैडो मिलेगी। इस पूरे x के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन इज R, सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है। रेंज की बात करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा पोर्शन y एक्सिस का ये कवर कर रहा है फंक्शन, इसका रेंज कैसा होगा, रेंज भी R। फंक्शन है कैसा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हमने क्या बताया था बालकों और बालिकाओं, देखिए हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बच्चों इसलिए बोलते हैं। तो बच्चों क्या बताया था हमने कि if x1 is less than x2 is less than x3, this implies that and implies by and implied by, दोनों डबल साइडेड इंप्लीकेशन है कि अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो f of x1 की वैल्यू भी f of x2 से छोटी होगी और f of x3 की वैल्यू f of x2 से बड़ी होगी। ठीक, इतना समझ में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया कि जब ये बराबर ही है तो इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया। ठीक, चलिए सिंपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल नॉट जंप ऑन टू बिग कंक्लूजन्स। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए बोर्ड को खाली कर देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। नोट करने में कोताही मत करिएगा, आलस मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो प्लीज आलस मत करिए, इसको नोट करते रहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रब करेंगे और नेक्स्ट फंक्शन आपका देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आपका होता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, ये सारे नाम आपको याद करने जरूरी नहीं है, पर पता होना चाहिए कि किस नाम का क्या मतलब है। ठीक बच्चों, चलिए सेकंड आपका है
constant function. Constant function is a function defined on R to R defined by, यही लिख देते हैं f of x is equal to c. I hope this portion of the board is visible to you. f of x is equal to c. Very simple function. बहुत अच्छा फंक्शन होता है, बहुत प्यारा फंक्शन होता है। ये फंक्शन आपको कुछ मेहनत नहीं करवाता है। x, y और c एक कोई भी है, c इज अ कांस्टेंट, लिख लीजिएगा वेयर c इज अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कंफ्यूजन नहीं करने का। क्या करने का? क्लियर। चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू c। बेसिकली बनाने के लिए करना क्या है, आपने x की जगह 1 डाला, c मिला, 2 डाला, c मिला, 3 डाला, c मिला, 4 डाला, c मिला। ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये आपका है c। ठीक, तो ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू c। अब इसके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ग्राफ है कैसा? कांस्टेंट फंक्शन है, ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले तो हम डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन इज आर। कैसे? एक सब कुछ भी डालिए, सबके लिए ये वैल्यू दे रहा है। ठीक, चलिए आर मिल गया। रेंज थोड़ी टिपिकल है। क्या है रेंज? क्या ऑल रियल वैल्यूज? नहीं, इस पूरी नंबर लाइन पे मात्र एक सी ही ऐसा पॉइंट है जो इस फंक्शन वैल्यू अटेन कर रहा है। आप एक्स को कुछ भी पुट कर लीजिए, आंसर क्या आ रहा है? सी। तो रेंज में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, सी। ओके, क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब आते हैं फंक्शन है कैसा। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन का नाम ही है कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, तो अब क्या लिखें? ओ माय गॉड, बिग कंफ्यूजन। क्या करें? मैथमेटिक्स में यही होता है। अरे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। f of x1 इज इक्वल टू f of x2 इज इक्वल टू f of x3। कारण ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। हमने आपसे क्या कहा था जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर रहे थे ऐसे ऐसे, तो हमने आपसे कहा था फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, डिक्रीजिंग होता है इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। पर अगर कुछ पोर्शन में फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी भी लगाते थे ना। ये वही इक्वालिटी है यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या हो गया है? एकदम छितरा गया है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक, चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को रब कर देते हैं और फिर हम लोग अपना अगला फंक्शन देखेंगे। कौन सा फंक्शन? अगला फंक्शन। अब बच्चों हमने बोर्ड पे एक नया फंक्शन लिख दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन। बोर्ड साफ भी हो गया है, इट्स लुकिंग फ्रेश नाउ। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इस फंक्शन को एनालाइज करेंगे। देखिए बेसिकली इस फंक्शन को हम लोग बहुत डेप्थ में तो एनालाइज नहीं कर पाएंगे फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इसमें डिपेंड करेगा कि फंक्शन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, इसके रूट्स कितने हैं, कितनी बार फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कितनी बार इसका टेंजेंट 0 होता है। तो ये सब हम लोग एओडी की बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली इसके दो टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। पहला ये कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है, ये फंक्शन हम लोग देखेंगे। और एक फंक्शन ऐसा जो कि x टू द पावर 2m टाइप का हो, x टू द पावर 2m टाइप का हो, और जहां पर कि m आपका नेचुरल नंबर हो, मींस एक्स स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x की इवन पावर्स की पिक्यूलियरिटी ये होती है कि जो फंक्शंस होते हैं दे कैन नेवर बी नेगेटिव, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। मींस आप x को नेगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए, आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। ठीक, तो अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सिंपलेस्ट फंक्शन उसी टाइप का, केवल आपको फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सोएगा, स्टीप होगा, बट एनीवेज ग्राफ ऐसा ही होगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। इट इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक, ये एक ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है इस टाइप का,
ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका टिपिकल पार्ट यूज होता है। ग्राफ भले ही आपने 11th में पढ़ा हो, जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये फंक्शन हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। वेरी गुड। डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, अब देखिए डोमेन क्या है कि आप इसमें x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, सब कुछ पुट कर दीजिए भैया, सबके लिए ये डिफाइंड है। तो यहां पर हम ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हमें रेंज में कुछ ऐसा है जो नहीं मिल रहा है? तो आप लोग बहुत ध्यान से देखते हुए पहुंचेंगे कि हमारी पारखी नजर से ये पता चला कि ये पोर्शन तो कभी भी वाई एक्सिस का कवर ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये हमारी रेंज का पार्ट नहीं है। रेंज का पार्ट क्या है? ओनली दिस पार्ट, 0 टू इंफिनिटी। तो इसके लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप 0 टू इंफिनिटी लिख दीजिए, ठीक, या फिर r प्लस यूनिट 0। देखिए r प्लस हम तब लिखते हैं जब हमें केवल पॉजिटिव नंबर्स चाहिए होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन इसमें 0 भी लेना है तो आप r प्लस मत लिखिए, r प्लस लिख रहे हैं तो इंक्लूडिंग वन एलिमेंट 0, या फिर r माइनस ये लिख दीजिए। रियल नंबर्स में से आप नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट हटा दीजिए, ये बाकी सब वैल्यूज आपको ये फंक्शन दे देगा। तो हम क्या करेंगे कि इतना रायता फैलाने से अच्छा है, विल कीप इट दिस वे। अब आते हैं कि इस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में। जब तक हम 0 से माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं एंड वी आर सीइंग कि जितनी ये फंक्शन गिरता जा रहा है, तो फिर इसके गिरने की कोई लिमिट नहीं दिख रही है। फाइनली जब आप 0 पहुंचे तो आपने देखा कि गिर के 0 पे आ गया। अब इसको रहना तो पॉजिटिव है, कितना गिरेगा, गिरने की भी एक लिमिट होती है ना। चलिए, अब ये क्या करें, फंक्शन इंक्रीज कर बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं फंक्शन बढ़ता जा रहा है। तो इस पोर्शन में ग्राफ कैसा रहा? डिक्रीजिंग। ठीक, हम थोड़ी कलर चॉक्स ले लेते हैं सो दैट आपको देखने में बोर्ड अच्छा लगे। बाकी इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि किस कलर से हम लिख रहे हैं। ओके, इस पोर्शन में ग्राफ कैसा रहा? डिक्रीजिंग। और इस पोर्शन में ग्राफ कैसा रहा? इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आपने x को बढ़ाया ग्राफ बढ़ता गया, जैसे जैसे आपने ग्राफ x को बढ़ाया इधर ग्राफ डिक्रीज करता गया। तो अब बताइए, अगर हमें इनइक्वालिटी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? इस पोर्शन में ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मतलब इफ x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, 0 नहीं लेंगे। ठीक, यहां पर लिख लीजिएगा फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0, दोनों एक्सक्लूडेड। दिस इंप्लाइज दैट f of x1, f of x2 एंड f of x3 क्या इनइक्वालिटी होगी? ग्राफ डिक्रीजिंग, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना। ये ऐसे बन जाएगा, मींस अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 और तीनों के तीनों नेगेटिव हैं तो हम ये कहेंगे कि x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर से बड़ा होगा, x2 का स्क्वायर x3 के स्क्वायर से बड़ा होगा। अभी हम एक छोटे से एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे और जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा देंगे। इस पोर्शन में ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। ग्राफ इंक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे कि अगर आपका इस चौक से लिखने में दिक्कत हो रही है तो x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी विल रिटेन मेंटेन इटसेल्फ। f of x1 is less than f of x2 is less than f of x3। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए और कोशिश करिए कि पूरा का पूरा दिमाग में घुस जाए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जब तक आपका फंक्शन डिक्रीजिंग था इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, फंक्शन इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, इनइक्वालिटी मेंटेन करके, यस, इंक्रीजिंग के लिए मेंटेन कर जाती है। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि अब हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए हमने कहा कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -6 to
से -3 इधर ओपन है, तो x पे इनइक्वालिटी क्या बनी, -6 की वैल्यू, -6 जो नंबर है वो x से छोटा या उसके बराबर है, एंड x जो है -6 से -3 के बीच में लाई कर रहा है। अब हमें ये फंक्शन देखिए, ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए कि हमें पता है कि -6 से -3 ये फंक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव पोर्शन है ना। देखिए अगर फंक्शन चेंज करता है अपना बिहेवियर, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हम इसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सब इनइक्वालिटीज वाले फंडे लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना होगा कि ये जो ग्राफ है आपका या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ही हो या डिक्रीजिंग में हो, किसी एक में ही हो, दोनों में नहीं हो। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा तो आपको दो पोर्शंस में अपनी नंबर लाइन को बांटना पड़ेगा। तो यहां पर हमें पता है कि जिस पोर्शन की बात कर रहा है वो यहां कहीं लाई कर रही होगी, ये पूरा पूरा नेगेटिव है ना, ग्राफ कैसा था, डिक्रीजिंग। इसका मतलब अगर ये फंक्शन में ये होल्ड कर रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर दें, ये फंक्शन अगर लगा देते हैं स्क्वायर कर दें तो ये क्या आएगा 36, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 9। तो इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी कैसी रहेगी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए, रिवर्स हो जाएगी, और ये ग्रेटर देन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें किसकी रेंज मिल गई, वाई की मिल गई ना। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, 9 से 36, उल्टा दिख रहा होगा लेकिन लिखा है 9 to 36 ही। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी है और 36 से छोटी है। एप्लीकेशन समझ में आया, दिस इज द पार्ट। यही अगर पॉजिटिव होता तो हम इनइक्वालिटी को रहने देते, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर करके नया फंक्शन लिखते हैं। चलिए बच्चों, बोर्ड क्लियर हो चुका है, नया फंक्शन लिखा भी जा चुका है। अब देखिए, अब आप जो आपका फंक्शन है वो है एक्स क्यूब, मीन्स हमने इसको देखिए आगे का बता देते हैं, उसके बाद हम अपना फंडा देंगे। ये एक्स क्यूब का फंक्शन है, और या फिर एक्स टू द पावर ऑड पावर्स, लेकिन पॉजिटिव ऑड पावर्स की ही हम बात कर रहे हैं। 1 में नहीं जाएंगे क्योंकि 1 में जाते ही आपका फंक्शन अनडिफाइंड में भी जाने लगेगा। तो अभी ये केवल m बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए हम कह रहे हैं कि एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, 7, 11 कुछ भी ऑड पावर ले लीजिए, उसका ग्राफ ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक। तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपका होता है, लॉजिकली भी समझ लीजिए, जब आप -इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये भी -इंफिनिटी, +इंफिनिटी पुट करेंगे +इंफिनिटी, और ये जो ग्राफ है आपका जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है बच्चों। ये बेसिकली जब 0 पे आता है तो इसका स्लोप 0 के टेंजेंट एक्स एक्सिस के बराबर होता है, बस एक मोमेंट के लिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और उसके बाद फिर ये वापस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ओके, वेरी सिंपल। तो बहुत अच्छा फंक्शन है ये। कैसा फंक्शन है ये, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। डोमेन क्या होगी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी और ऑल रियल नंबर्स। रेंज आपकी होगी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, ओके। और अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है तो देखिए केवल 0 पे ही ये आपका ग्राफ जो है कांस्टेंट हो जाता है फॉर वन पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। तो अगर आप ये इनइक्वालिटी लिख रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो ये इनइक्वालिटी आप वेरी कन्वीनियंटली एंड एक्यूरेटली लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम x1 को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका fx भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपसे कहा गया -1 इज लेस देन x इज लेस देन +10, तो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो भी ये ऐसा ही रहेगा, x क्यूब इज लेस देन 1000, ठीक है। ये एक्स क्यूब की रेंज हो जाएगी। एक्स की रेंज पता है तो हम एक्स क्यूब की रेंज निकाल लेंगे। यही सब छोटी छोटी चीजों को हम यूज करते हैं फंक्शन की जो रेंज वगैरह है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हम बोर्ड को थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। और प्लीज नोट करने में आलस मत करिएगा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, ठीक है।
अब बच्चों बोर्ड आपके सामने फ्रेश आ चुका है। तो देखिए इस पे हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है रेशनल फंक्शन। ये नंबर जो आपने स्टार्टिंग में 8th 7th 8th में पढ़ना, 8th 9th जो भी है जिस क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ हो, पढ़ना स्टार्ट किया होगा ना तो काफी इरिटेटिंग था, अब और इरिटेट करेगा। बट एक बार समझ में आ गया तो चीजें एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती हैं। समझिए मैथमेटिक्स में अगर आपने चीजें समझ ली तो मक्खन, जिंदगी मक्खन, अदरवाइज कांटों की राह बनेगी बच्चों, कांटों की राह। मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है तो समझना है, ये बात गांठ बांध लीजिए। चलिए रेशनल फंक्शन हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन होता है जिसमें हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देते हैं, px अपॉन qx, जहां पर कि p भी एक पॉलिनोमियल है और q भी एक पॉलिनोमियल। px मतलब अ पॉलिनोमियल इन x, qx मतलब अ पॉलिनोमियल इन x। ठीक, दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं जिनको कि हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा फंक्शन बन जाता है। कौन सा? रेशनल वाला, रेशनल फंक्शन बन जाता है। कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर में आपने नंबर लिखा है ये जीरो नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो होगा आपका आंसर अनडिफाइंड में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जीरो से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। अगर आप जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते तो फिर आंसर कैसे लाओगे? आंसर ही नहीं आया तो फंक्शन को कोई मतलब ही नहीं। हमने आपसे कहा ना कि फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप अगर इनपुट डालते हैं तो आपको पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है। अगर आप ये सर्टेन नहीं है कि आउटपुट क्या आने वाला है तो फंक्शन नहीं होता है। या तो उसकी डोमेन हटाइए, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करिए, जो भी है, बट फंक्शन डेफिनेटली बताएगा कि आउटपुट क्या हो सकता है। चलिए अब आते हैं, इसमें केवल एक फंक्शन फिलहाल अभी आपको देखना है, वो ये है कि अगर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन होता है। अब होता है तो नहीं लिखेंगे, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन होता है और ये फंक्शन परेशान भी बहुत करता है। चलिए एक बार सीख लीजिए, समझ लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, परेशान रहेंगे। देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, कैसे? देखिए जब आपका इसमें हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसको ग्राफ को अगर आप छोड़ भी दीजिए फॉर द टाइम बिंग, हमारा हाथ उतना चौड़ा नहीं है कि हम इसको ढक सके, तो इसलिए ऐसे मिला रहे हैं ताकि आपको दिखे ना। अब देखिए x को आप जीरो पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो हम जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। जैसे ही आप x को जीरो पुट करेंगे ये फंक्शन इन्फिनिटी भाग जाएगा। अब किस इन्फिनिटी जाएगा वो देखने की बात है, लेकिन इन्फिनिटी भागेगा जरूर। ठीक है, अब फंक्शन अगर आपका इन्फिनिटी भागेगा तो इसको कैसे एनालाइज करें? चलिए हम क्या करते हैं, हम x को माइनस इन्फिनिटी से पुट करते हुए जीरो लाते हैं, फिर जीरो से पुट करते हुए इन्फिनिटी ले जाते हैं, देखते हैं कैसे बिहेव करता है। तो आपने x को माइनस इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी माइनस हो या प्लस हो जो भी हो, है तो इन्फिनिटी ही, पहुंचा कहां देगा? आप कितना बड़ा नंबर न्यूमरेटर में रखिए, आपने इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो स्वाहा, जीरो आना ही आना है। तो लेकिन जो भी है 1/∞ तो जीरो है लेकिन निगेटिव में है, तो जो भी रहेगा वो निगेटिव ही रहेगा, जीरो तो हो नहीं पाता है क्योंकि इन्फिनिटी आप पहुंच नहीं सकते। जब इन्फिनिटी पहुंचेंगे नहीं तो इन्फिनिटी से डिवाइड कैसे करेंगे? अगर डिवाइड नहीं कर पाए तो जीरो मिलेगा कैसे? हाँ, लेकिन हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे x हमारा माइनस इन्फिनिटी को जाता है y हमारा कहां जाता है? जीरो को। मतलब x जब निगेटिव है, आपका x जब निगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो जाएगी? जीरो तो हो नहीं रही है, तो या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो जब डिनोमिनेटर निगेटिव है तो वैल्यू को होना कैसा पड़ेगा? नेगेटिव। मतलब ये जो भी रहेगा वाई एक्सिस के नीचे ही रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि दे कीप ऑन कंटिन्यूअसली क्लोजिंग ईच अदर एंड दे मीट एट इंफिनिटी। लेकिन जब तक ये इसको टच नहीं करती है तब तक ये निगेटिव ही रहेगा, और हम टच करवा नहीं सकते बिकॉज वी कैन नॉट रीच एट इन्फिनिटी। उसके बाद जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और जब x जीरो जाता है तो 1/0 कहां जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। लेकिन जीरो किधर से जा रहा है?
1 by 0 तो हम कर नहीं सकते, डोमेन में ही नहीं है। तो हम जब 0 अप्रोच करेंगे तो ये निगेटिव जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। जैसे ही आपने 0 किया, फंक्शन अनडिफाइंड, पता ही नहीं कहां है। सडनली हमने लाइन क्रॉस की तो पता चला ये यहां आ गया है। कैसे? 1 by 0 इन्फिनिटी है, लेकिन भाई ये नंबर 1 by 0 तो इन्फिनिटी हो गया, लेकिन एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, तो ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये कुछ भी है, पॉजिटिव नंबर ही है ना, तो वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है और नंबर पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, नंबर निगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे x को बढ़ाते जाएंगे डिनोमिनेटर को, 1 by 100, 1 by 1000, 1 by 10,000 ऐसे करते करते ये नंबर और बड़ा छोटा होता जाएगा और फाइनली यू विल रीच 0। ये हुआ आपका फंक्शन कैसे बना। अब इसमें हम आते हैं कि फंक्शन है कैसा। तो देखिए यहां पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहां पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दोनों में डिक्रीजिंग ही है ना, तो बड़ी अच्छी बात है, पूरे फंक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं, हम लगा देंगे सीधा इनइक्वालिटी रिवर्स करने का रूल। लेकिन नहीं कर सकते, कारण 0 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो आपको इनइक्वालिटी ही ब्रेक करनी पड़ेगी। मतलब पॉजिटिव के लिए अलग लगाएंगे, निगेटिव के लिए अलग लगाएंगे, आप एक साथ दोनों को नहीं लगाएंगे। ठीक, अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन इसका होगा रियल नंबर्स माइनस सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, किसके लिए नहीं डिफाइंड है? एक नंबर स्पेशली 0। और रेंज में भी आप ध्यान से देखिए तो सारे नंबर्स आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दिस नंबर, ये नहीं मिलेगा आपको कभी, बाकी सारे मिल जाएंगे। तो r माइनस 0, तो डोमेन भी मिल गई, रेंज भी मिल गया। आप लोग इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए। ठीक, आई विल चेंज द बोर्ड। अब बच्चों बोर्ड आपके सामने फ्रेश आ चुका है, बोर्ड पे हमने एक नया फंक्शन लिख दिया है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक, आप लोग बस ध्यान से फंक्शंस रिवाइज कर लीजिए। फंक्शंस आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ये बात, इस बात का हमें भली भांति ज्ञान है, लेकिन हम आपको अभी कल रिवाइज करवा रहे हैं। अगली क्लास से हम लोग इनकी इनइक्वालिटीज डील करेंगे, दैट विल बी अ टोटली न्यू टॉपिक फॉर यू। अच्छे से समझिएगा, क्यों नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, मॉडुलस फंक्शन, इसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब जो भी नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, कोई भेदभाव नहीं करता, वो बस नंबर की वैल्यू बताता है। मॉडुलस फंक्शन इट इज डिनोटेड बाय मॉड। ठीक, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन ऑन R to R defined by f of x is equal to mod x। ठीक, बेसिकली वो कुछ समझाया तो है नहीं मॉड के बारे में, तो केवल मॉड की डेफिनेशन लिख दी गई है। तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन मॉड होता है x is equal to mod x, इसका मतलब ये होता है कि अगर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो ये माइनस एक्स से ओपन होगा, और अगर x पॉजिटिव है तो ये x ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे ही ओपन होगा। अब क्या है कि अब आपको इसको इक्वालिटी आप कहीं भी 0 को कहीं तो लेना है, ऐसा तो है नहीं कि इस फंक्शन की डोमेन में ये नंबर है नहीं। अगर डोमेन में नंबर है तो कहीं ना कहीं तो इस डेफिनेशन में आना चाहिए ना। तो डेफिनेशन में हम कहेंगे कि आप चाहे यहां इक्वालिटी लगा दीजिए, चाहे यहां इक्वालिटी, माइनस ऑफ 0 भी 0 होता है और 0 तो 0 है ही, तो कहीं भी लगा दीजिए। इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि हम कहते हैं f of x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x और माइनस x। मतलब x और माइनस x में से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा आंसर, यह फंक्शन आउटपुट दे। फंक्शन ऐसा है कि जो बड़ी वैल्यू है वो दे देगा। जैसे छन्नी होती है, आप दो चीजें उसमें डालिए तो जो छोटी चीज होगी निकल जाएगी, बड़ी चीज उग जाएगी। तो फंक्शन वही कर रहा है। फंक्शन क्या करेगा कि इसमें से बड़ी वैल्यू को दे देगा। जैसे 2 है, -2 है, तो 2 और -2 में से जो आपका बड़ा वाला नंबर है ना 2, वो दे देगा। -2 है, जैसे आपको एक नंबर दिया गया 2, आपने एक नंबर बना 2, एक बना -2,
तो इन दोनों में से जो प्लस वाला नंबर है उसको आप रख लेंगे और माइनस वाला जो नंबर है उसको आप इग्नोर कर देंगे। ठीक, ठीक है। तो जो प्लस वाली वैल्यू है और माइनस वाली वैल्यू है उन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। ठीक, जैसे -4 दिया हुआ है तो एक नंबर आपका है -4 और एक है -4 यानी कि 4। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा, मतलब आपके पास जो नंबर दिया गया है उसका प्लस एज इट इज भी लिख दीजिए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके भी लिख दीजिए, और जो उनमें से बड़ा होगा उसको हम ले लेंगे, वही हमारा मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू होती है। या फिर आप देखिए कि नंबर निगेटिव है पॉजिटिव है, आपने +2 लिया, पॉजिटिव नंबर तो ये +2 ही रहेगा, लेकिन आपने नंबर -4 लिया तो ये -4 हो जाएगा, दैट इज +4। ठीक है बच्चों, तो मॉड फंक्शन ये होता है। अब आते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ ये बनाना बहुत सिंपल है, आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी बना चुके हैं। ये आपका है मॉडुलस फंक्शन। जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि y किसका ग्राफ बनेगा, x पॉजिटिव के लिए y इज इक्वल टू x का ग्राफ, और जब x नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। अग्रीड? कोई डाउट, कोई शंका? नहीं ना, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। तो इस पोर्शन में आपका ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। इस पोर्शन में ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब, लेकिन ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, 0 पे डिफाइंड है आपका ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है आपका, इसको जब आप -∞ से 0 लेंगे तो हम इनइक्वालिटी रिवर्स करेंगे, और जब 0 से इंफिनिटी लेंगे तो हम इसकी इनइक्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है। अब ये जो मैक्स वाला फंक्शन है ना, इसको एक बार देख लेते हैं, इसको, क्योंकि बार बार आएगा नहीं लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा यही एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू डील विद दिस फंक्शन लेटर ऑन, या फिर आप ये ना कहें कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक, आप हम पर भरोसा करिए, हम आपको सब पढ़ाएंगे। चलिए अब देखिए, हम कहते हैं, मान लीजिए आपको कहा गया कि ड्रॉ, ये दूसरी एग्जाम्पल है, ग्राफ जितने चाहिए थे उतने हमने पढ़ लिए हैं, अब हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ड्रॉ ग्राफ ऑफ मैक्स ऑफ x, x²। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप दोनों ग्राफ्स को एक ही एक्सिस पर बना लेते हैं। ये आपका कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू x, और दूसरा ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू x²। देखिए y इज इक्वल टू x² नंबर जो है ये 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। ये सब आप लोग लॉजिकली सोच लीजिएगा कि क्यों हम इसको 1 पे इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। y इज इक्वल को x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1, यहां y इज इक्वल टू x² में भी जब आप x को 1 पुट करेंगे तो ये 1 ही आएगा, मतलब ये पॉइंट दोनों ग्राफ के लिए कॉमन है। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राफ ऊपर है, हमें पता है कि x² का ग्राफ पैराबोला होता है। तो जब नंबर 0 से 1 के बीच में रहता है, मतलब 1/2 है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 1/4, और छोटा हो गया ना। 1/3 का स्क्वायर 1/9 और छोटा हो गया। मींस जब तक आप 0 से 1 के बीच में हैं, जब तक आप 0 से 1 के बीच में हैं, ये ग्राफ इसके नीचे रहेगा। अग्रीड? और उसके बाद नेगेटिव के लिए तो आपको पता ही है, तो हमें देखना भी नहीं, क्योंकि इधर तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं दोनों ग्राफ। ये किसका ग्राफ हुआ आपका, y इज इक्वल टू x² का। अब हमें करना क्या है, हमें बनाना है ग्राफ ऑफ मैक्स ऑफ x, x², मैक्सिमम ऑफ x, x²। तो चलिए हम लोग -∞ से स्टार्ट करते हैं चलना। वी आर वॉकिंग 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 वॉकिंग, जो ग्राफ ऊपर है वो हमारा ग्राफ का आंसर होता जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ का आंसर हुआ, यहाँ ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। ये सॉरी, चौक ने धोखा दे दिया। जरूरी थोड़ी ना कि इंसान ही बस धोखा दे, कुछ चौक्स भी धोखा दे देती हैं। एनीवेज चलिए, इतना मिला। अब जैसे ही आप 0 पे आए, अब फंक्शन ने धोखा दे दिया। गजब की बात है, सब धोखा दे रहे हैं। अब तक हम बड़े खुश थे कि चलो x² का ग्राफ लेना है, लेते जाएंगे, लेते हैं। 0 पे आते ही देखा अब जो बड़ा है वो लेना है, जो बड़ा है वो लेना है। इसका मतलब ये हो गया ग्राफ।
चलते गए, चलो अच्छा फाइनली बंदे ने कुछ धोखा नहीं दिया, इस पर है। अब इस पे इससे जब आगे बढ़े फिर देखा ये तो फिर गच्चा दे रहा भाई, अब हमें फिर वापस एक्स स्क्वायर के लेना है। मतलब जब तक ये फंक्शन अमीर था इसके साथ रहा, जैसे ही इस फंक्शन गरीब हुआ ये अमीर हुआ इसके साथ हो लिया, और जैसे ही फंक्शन ये अमीर हुआ इसके साथ हो लिया, ठीक, वापस इसके साथ। तो ऐसे मतलबी दोस्तों से आप लोग दूर रहिएगा जो आपके ग्रोथ रेट के हिसाब से आपसे दोस्ती रखते हैं। चलिए एनीवेज दैट इज नॉट अवर टॉपिक, ये तो हम लोग ह्यूमैनिटी वगैरह में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक ये है कि मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। तो वो ये होगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दोनों का एक ही एक्सिस पे बना लीजिए और इन दोनों में आप ग्राफ को कंपेयर कर लीजिए। तो ये हमारा ये जो ग्राफ है ये आपका है वाई इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ठीक। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ और ये y इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो अब देखिए, अब इस फंक्शन को अगर हमें लिखना होगा तो इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे? इस फंक्शन को हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, अब कई सारी डेफिनेशंस, जब तक आपका x माइनस इंफिनिटी से 0 तक है, मतलब माइनस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक। जब तक यहां पर है तब तक आपका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, अग्रीड। जैसे ही आप 0 पे पहुंचे फंक्शन ने अपनी डेफिनेशन बदल दी और ये आपका आ गया 0 से 1 तक। 0 से 1 तक आपका फंक्शन क्या था? y इक्वल टू एक्स। जैसे ही आप 1 पे पहुंचे इस फंक्शन ने वापस अपनी वैल्यू बदल दी और एक्स स्क्वायर पे चला गया, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। अब देखिए इस तरीके से जो हमने इंटरवल्स लिखे हैं इसमें एक गड़बड़ है, इसमें 0 गायब है 1 गायब है, 0 और 1 ऐसा है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि फंक्शन में 0 और 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है ना, तो हमें लेना पड़ेगा अपनी डोमेन में। तो आप किसी भी एक जगह आप 0 और 1 को इंक्लूड कर दीजिए। तो हम कहते हैं इस बीच वाले में ही दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे नंबर हैं, इसको 2 नंबर और एक्स्ट्रा दे दिए हमने, ठीक। तो ये आपका मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे ये लिखिए, ये दोनों सेम चीज है और ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। ये हुआ हमारा ग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगली क्लास से हम लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रेसिप्रोकल वगैरह देखेंगे। अच्छे से समझिएगा, एक बार चीजें क्लियर, फंक्शन एकदम मक्खन। चलिए एनीवेज आज के लिए इतना काफी है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल रे क्लासेस ऑन यूट्यूब एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज रे क्लासेस। वहां पर आपको हर बैच में रिस्पेक्टिव बैचेज में चैप्टर वाइज शीट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप उनको सॉल्व करिए और वहां बहुत कुछ अवेलेबल है। गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू।